हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 3, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज हम लोग पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट है यार, बट ये है कि ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब सबके अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग होते हैं पैटर्न, तो उस अकॉर्डिंग कुछ स्कूलों के अंदर इस क्वेश्चन की डिमांड आती है। तो नेपाल की बात करें, नेपाल एक हिंदू किंगडम था, अब नहीं है, पास्ट में। उसके बाद आगे चल के वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था और वहाँ पे आपका एक राजा भी था, वहाँ पे आपका एक मोनार्क भी था। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो था ना नेपाल, नेपाल के पूरे क्षेत्र में वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, उनको एक ज़्यादा ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था। यानी कि दे वांट, बेसिकली व्हाट दे वांट डेमोक्रेसी। ठीक है जी। हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या, ये हुआ कुछ यूँ कि जो वहाँ किंग था, किंग ने आर्मी की हेल्प से पूरे नेपाल के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर, पूरे गवर्नमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल अपना करा हुआ था। और वहाँ पे वो जो था राजा, वो डेमोक्रेसी को एक्सपेंड होने नहीं दे रहा था, जिसके चलते लोगों में गुस्सा था। अब लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट की कि भैया हमको वी वांट डेमोक्रेसी या वी वांट मोर ओपन सिस्टम। तो हुआ क्या, उनके किंग ने, यानी उनके राजा ने, द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किंग ने नए एक संविधान की चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया 1990 में। अब क्यों एक्सेप्ट किया, किस लिए एक्सेप्ट, क्योंकि भैया पूरे नेपाल में स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स आपके हो रहे थे आपके ये। ठीक है, हालांकि नेपाल की बात करें तो नेपाल में इतना कोई अच्छा रहा नहीं करिए, जो हाल पाकिस्तान का था डेमोक्रेसी के मामले में, वही हाल नेपाल का है डेमोक्रेसी के मामले में। वहाँ पे बड़ा उनका जो गवर्नमेंट्स रही है, उनका बड़ा ट्रबल्ड करियर रहा है आपको ये। 2 पॉइंट 3 पॉइंट समझ में आ गए बच्चों आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग 90s में आते हैं, इन्हीं के इसी टाइम को आगे बढ़ते हैं, जो माओइस्ट लोग थे कहाँ के, नेपाल के, वो कामयाब हो गए। कहाँ कामयाब हो गए, वो हो गए बेटा कामयाब नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बनाने में, अपनी छाप छोड़ने में, अपना नाम बनाने में। नेपाल में माओइस्ट लोग क्या हो गए, वो हो गए आपके कारगर, वो हो गए कामयाब। होता क्या आगे, ये बिलीव करते हैं, इनका मानना था कि भैया जो मोनार्क है ना, और जो रूल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से वहाँ पे, उनके खिलाफ इन्होंने आर्म इंसरेक्शन कर दिया, यानी कि इन्होंने एक तरीके से हिंसा करनी स्टार्ट की थी। दिस लेड टू अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गोरिल्लास एंड द आर्म फोर्स ऑफ द किंग। अब हुआ कुछ यूँ कि भैया अब एक तरफ आर्मी आ गई, किसकी, आपकी ये गवर्नमेंट की, सरकार की, जो था आपका किंग उसकी, और एक तरफ आपके आगे माओइस्ट आ गए। तो इनके बीच में काफ़ी मुठभेड़ बहुत बार होती थी। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल गया, यानी कि 3 लोग एक लड़ाई में इन्वॉल्व हुए। वो 3 लोग कौन कौन से थे, एक तरफ तो थे भाई मोनार्क, ठीक है, एक तरफ डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी डिमांड कर, और एक तरफ आपकी माओइस्ट। तो मोनार्क, माओइस्ट और डेमोक्रेट्स, इन 3 के बीच में एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बेटा चल रहा था हमारे पूरे नेपाल में आपको। अब हुआ क्या, तो जो 1990 में एक डेमोक्रेसी की डिमांड को एक्सेप्ट किया, एक पार्लियामेंट की डिमांड को एक्सेप्ट किया किंग ने, 2002 में दूसरे किंग ने उस पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया, यानी कि उसको बंद करा दिया, और उसने गवर्नमेंट को आपका डिसमिस कर दिया। पार्लियामेंट एबॉलिश कर दिया, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, जिसके चलते भैया अब जो थोड़ी बहुत बची कुची थी डेमोक्रेसी कहाँ पे, नेपाल में, वो भी बेटा आपकी अब ख़त्म हो गई। 4 साल बाद पूरी कंट्री में, पूरे देश में नेपाल के मासिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने आपके शुरू हो गए। बेटा क्या शुरू हो गए, आपके प्रोटेस्ट आपके शुरू हो गए आपके ये। अब इन प्रोटेस्ट करने वालों ने अपनी विजय कब प्राप्त की, जब किंग ने इस चीज़ को माना कि मैं दोबारा से जो था आपका पार्लियामेंट, उसको दोबारा से मैं रिस्टोर करूंगा, जिसको उस किंग ने अप्रैल 2002 में इसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। तो 2006 में दोबारा से इसको रिस्टोर कर दिया गया। अब ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट किसने किया था, ये मोमेंट बेटा किया था आपका एसपीए ने, यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने। द लार्जली नॉन वॉलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द एसपीए, ठीक है, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट
नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेपाल इस तरीके से समय लगा पर 18 सालों में नेपाल एक डेमोक्रेसी आपका बन गया। तो ये जो बेटा कंसेप्ट था ये था बेटा आपका नेपाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हुआ क्या, लेकिन आगे भी 2-3 बातें इसमें आती हैं। नेपाल हैज़ अंडरगॉन अ यूनिक मोमेंट इन हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। जैसे भारत में एक संविधान सभा ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वैसे भी उन्होंने बनाया था आपका। कुछ सेक्शन के लोग बोलते हैं कि सम सेक्शन इन नेपाल थॉट दैट अ नॉमिनल मोनार्की वन नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल में शुरू से किंग रहा है, तो छोटा सा किंग का रोल भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी रहे बट किंग का रोल भी होना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी जो ना रूट्स जो हमारा कल्चर है उससे हम जुड़े रहें। अब माओइस्ट लोग थे भाई, इन्होंने भी अपना आर्म स्ट्रगल सस्पेंड करने के लिए एग्री हो गए। दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। भाई ये भी अब एक तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तरक्की की बात कर रहे थे। ऑल द पार्टीज इन द एसपीए डिड नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। अब एसपीए में हर पार्टी बंदा नहीं था। द माओइस्ट एंड अदर सम पॉलिटिकल ग्रुप्स वर आल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन फ्यूचर नेपाल। आप सभी जानते हो भारत और नेपाल में आने जाने के लिए वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, पासपोर्ट जरूरी नहीं है। तो ये जो लोग हैं भैया, इनको थोड़ा सा लगता है कि भी भारत पे शक करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था और 2015 में उसने एक अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। ठीक है जी, तो ये एक आपका नेपाल था। और नेपाल एक था जो आखिरी हिंदू राष्ट्र था, जो अब नहीं रहा है आपका ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपना कौन सा कंसेप्ट, ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया अपना नेपाल के बारे में। अब अगला कंसेप्ट जो हमारा वो और इंटरेस्टिंग है, वो है श्रीलंका के बारे में। आई होप क्लास 10th का आपको फर्स्ट चैप्टर याद होगा, पावर शेयरिंग, जहाँ पे आपने श्रीलंका का मुद्दा पढ़ा था। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका। देखो भाई, एथनिक कन्फ्लिक्ट पढ़ना है हमको श्रीलंका का। तो इंडिपेंडेंस कब मिलती है श्रीलंका को? 1948 में। और इसका नाम पहले क्या था? सिलोन। क्या था इसका नाम? सिलोन। और श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन है? वो है बेटा आपका सिन्हाला। कौन है बच्चों आपका? वो सिन्हाला कम्युनिटी बेटा क्या है? उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी है। They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. सिन्हाला लोग कहते हैं कि भैया भारत से बहुत सारे तमिल्स आके कहाँ बस गए? ये बस गए हैं श्रीलंका में। और गलत बात है ये, इनका ये मानना है। आज़ादी के बाद भी ये जो था माइग्रेशन ये आपका चालू रहा। सिन्हाला बोलते हैं कि भैया जो श्रीलंकन है ना, जो श्रीलंका सिन्हाला है, वो किसी प्रकार का भी कंसेशन नहीं देने वाले। किसको? तमिल्स को। क्योंकि श्रीलंकन्स बोलते हैं कि सिन्हाला जो है, सॉरी श्रीलंका बोलते, श्रीलंका जो है वो सिन्हाला का है, वो किसी भी और कम्युनिटी का नहीं है। श्रीलंका बिलोंग्स टू सिन्हाला पीपल ओनली। अब हुआ कुछ यूँ, अब जब तमिल्स के अधिकारों को बार बार छीना गया तो भैया तमिल ने अपना ग्रुप बनाया। अब तमिल एक तो बुरा मान गए, प्लस तमिलों के अंदर अपनी एक राष्ट्रवाद की भावना बच गई। 1983 से इन्होंने बनाया एक ग्रुप का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिट्टे बोलते हैं इसको, LTTE, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। और यही ग्रुप लड़ रहा था श्रीलंका की आर्मी के साथ बहुत समय से। और इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी तमिल इलम, यानी कि तमिल्स के लिए ये लोग एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे आपका ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको ये? तो डेट्स द मेन पॉइंट। ये कंसेप्ट ईजी यार, तुमने क्लास 10 में पढ़ा था आपका ये। एक टाइम के बाद क्या कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था किसका? श्रीलंका का, उसको लिट्टे कंट्रोल कर रहे थे। The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, and there was considerable pressure from Tamil people in India to the effect that Indian government should protect the interest of Tamils in Sri Lanka. भैया पेट में दर्द हो गया, भारत के तमिल जो हैं उनके पेट में दर्द हो गया कि भैया हमारे भाई रहते हैं श्रीलंका में, तमिल जाके हेल्प करो, उनको बचाओ चो, ऐसे उन्होंने बात कर दी। तो भैया भारत की गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई भी किया कि चलो भाई नेगोशिएट करेंगे तमिल के ऊपर और तमिल्स के ऊपर श्रीलंका गवर्नमेंट से, बट बात नहीं बनी। पहली बार 1987 में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ श्रीलंकन्स के साथ
तमिल के सवाल पे। इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया, इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड सेंड ट्रुप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन एंड गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। भैया श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में रिश्तों को ठीक करने के लिए भारत अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज देती है। बट भैया इंडियन आर्मी भी लपेटे में आ गई, किसके? लिट्टो के साथ, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रुप्स वाज नॉट लाइक बाय द श्रीलंकन। श्रीलंकन्स को भारत की आर्मी को भेजना पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि भैया भारत जो है वो आपके श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, सो 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस आ गई। गई कब थी? 1987 में। वापस कब आई? 2 साल में आ गई। अंत हुआ इस चीज़ का कि भैया 2009 में ये जो था सिविल वॉर ये ख़त्म हो गया, एंड कर दिया गया। श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसीडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंट्री आगे बढ़ रही है, तरक्की भी कर रही है आपका, इतने कन्फ्लिक्ट के बावजूद भी। श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भाई बच्चे दो ही अच्छे वाली बात ये मान रही है। द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। एलपीजी को भारत ने अपनाया था 91 में, ये हमसे पहले अपना चुके थे आपके। ये तो काफ़ी चल रही है। कोल्ड सिविल वॉर चल रहा था, लेकिन भैया उसके साथ साथ ये तरक्की भी कर रहे हैं आपका। इसने श्रीलंका ने अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को काफ़ी सही से मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है जी, तो हमने बेटा अपनी आज की इस वीडियो में देखो 2 कंसेप्ट कर लिए हैं, और आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में बहुत तरीके से आ गए हों। छोटी वीडियो बनाई है मैंने ताकि आपको चीज़ें भी क्लियर रहें। अगली वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते, और हम पढ़ेंगे भारत के रिश्ते कैसे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।